Hello my dear student. Yes, today I am going to start new chapter, that is chapter 6 work energy power. तो प्रीवियस जितने चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस आपने देख ली होगी. ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 वर्क एनर्जी पावर में फर्स्ट टॉपिक हमारा आज का है वर्क एंड वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. आज के टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट वर्क क्या होता है. देखो वर्क तो हमें करना पड़ता है, दुनिया में आए हो तो काम कर प्यारे, यानी काम तो करना ही पड़ेगा. और कितने टाइप के वर्क होते हैं ये भी आज हमें समझना पड़ेगा. तो पहले वर्क को समझते हैं. तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क क्या है. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड डिस्प्लेसेस द बॉडी इन इट्स डायरेक्शन. मीन्स किसी बॉडी पे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है और वो ऑब्जेक्ट या बॉडी डिस्प्लेस हुई है, देन वर्क इज डन. लेकिन हमने जो 9th क्लास में स्टडी किया है कि जो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे, वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. तो इसी बेसिस पे डेफिनेशन है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी इन इट्स डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में. तो समझते हैं इस चीज़ को. यस, जैसे कि ब्लॉक है और ये ब्लॉक के और हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स कुछ एंगल से लगा रहे हैं, ध्यान रखना. यानी कि फोर्स कुछ एंगल से लग रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है. ओके, और ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है. ये ब्लॉक जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन डिस्प्लेस होगा. और फोर्स कैसे लग रहा है आप देख रहे हो. यस, ये पुल कर रहा है ऐसे करके इस रोप से. फोर्स कुछ एंगल से लग रहा है. वो एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल से, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से कुछ थीटा एंगल बना रहा है. तो फोर्स ये एफ वेक्टर है. Force is vector quantity and displacement is also vector quantity, and दोनों के बीच में कुछ एंगल है थीटा. यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है. और हमें वर्क डन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन इज इक्वल टू, जो हम क्लास 9th में स्टडी करते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट स्टडी करते थे. क्योंकि तब तो हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टडी नहीं की थी, कॉस थीटा का कोई आइडिया नहीं था. अब तो आपको आइडिया है, क्लास 10th में स्टडी किया आपने ट्रिग्नोमेट्री. तो अब इसके आगे इसको और डिटेल में समझते हैं. हमने क्या क्लास 9th में स्टडी किया था कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट ध्यान रखना है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ये फॉर्मूला है. अब यहाँ पर तो डायरेक्शन सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है. यस, फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ले लें या डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को फोर्स की डायरेक्शन में ले लें. यानी कौन सा कंपोनेंट फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में. तो ये तो आइडिया है आपको. इतना आपने चैप्टर 2, 3, 4 में स्टडी कर लिया है कि जो फोर्स का जो वेक्टर कंपोनेंट है फोर्स, तो रिजॉल्व करेंगे तो ये जो कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन वो क्या होगा. यस, ये होगा आपका एफ का कॉस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में. यानी कि फोर्स का जो कॉस कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में इनटू डिस्प्लेसमेंट एस. यानी फोर्स का ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एस की डायरेक्शन में. नाउ वी कैन राइट इट एफ एस कॉस थीटा. तो यही चीज यहां लिखी हुई है कि वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले लें अलोंग द फोर्स, यानी ये एस का कंपोनेंट ले लें, या डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स ले लें. तो वही चीज की हमने. तो यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो लिया है हमने जो सेम डायरेक्शन में. इससे मैंने फोर्स का वो कंपोनेंट ले लिया जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या फोर्स लूँ और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट ले लूँ जो फोर्स की डायरेक्शन में. यानी f इंटू एस कॉस थीटा ले लूँ या s इंटू एफ कॉस थीटा ले लूँ. क्लियर हो गया. तो ये फॉर्मूला आपको मिला. यानी फॉर्मूला आपके पास है एफ एस कॉस थीटा. यानी वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स अप्लाइड डिस्प्लेसमेंट. इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो फोर्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, और कॉस एंगल क्या है, एंगल इन दोनों वेक्टर f और s के बीच का एंगल. तो क्लियर हो गया फॉर्मूला. अब आपने जो वेक्टर चैप्टर 4 स्टडी किया था तो आपको याद होगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में. तो यहाँ पे एक कौन सा है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट. यस, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि इस यहाँ पर आपको स्केलर क्वांटिटी वर्क डन मिल रही है और कॉस है यहाँ पर. तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस. यानी कि वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ये तो हो गया डेफिनेशन, ये हो गया फॉर्मूला. नाउ वर्क डन को मेजर कैसे करें, व्हाट इज द यूनिट. यस,
What is the SI unit of work done? Good. SI unit of work done is J से यूनिट करते हैं एंड इट इज जूल. फोर्स की न्यूटन, वर्क की जूल. यस. नाउ व्हाट इज अ सीजीएस यूनिट? आपको याद होगा चैप्टर 2, यस, डायमेंशन वाले कंसेप्ट में हमने कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर किया था. जैसे आपने जूल यानी एसआई को सीजीएस यानी अर्ज में कन्वर्ट किया, तो आपको याद होगा कि जो अर्ज है ईआरजी, दैट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क. तो जूल इज द एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट इज अर्ज, एंड 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच? ये कन्वर्जन किया था, आपको याद होगा आपको. तो 10 की पावर 7 अर्ज, यानी कि 1 जूल, यानी कि एसआई सिस्टम को जब हमने सीजीएस में कन्वर्ट किया तो वी गेट 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज. तो ये आपकी एसआई एंड सीजीएस यूनिट है, लेकिन और भी यूनिट हो सकती हैं. ठीक है, वर्क की यूनिट एंड अभी हम एनर्जी स्टडी करेंगे, उनकी और भी यूनिट हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं, वो हमें अभी आगे भी स्टडी करना है, अप्लाई भी करना है. लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है? यस, 1.6 10 की पावर -19. बस ये चीज़ जूल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज 1.6 10 की पावर -19, और उसको क्या किया हमने, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो जो वो डिस्प्लेस हुआ, जो वर्क डन हुआ या उसकी जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, इस तरीके से मेजर करते हैं. तो इस तरीके से अदर यूनिट भी हमें स्टडी करना है. मेनली यहाँ पर एसआई और सीजीएस यूनिट स्टडी करना है. नाउ nature of work done. Yes, nature of work done. Positive work, negative work and zero work. तो ये हमें स्टडी करना है डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क. तो स्टार्ट करें यहाँ पर पॉजिटिव वर्क से. वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? तो अभी हमने जो फॉर्मूला स्टडी किया वहीं से हमें आइडिया लगेगा. वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. अब यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, ये चीज़ हम समझने जा रहे हैं और एग्जाम्पल के साथ. तो ये फॉर्मूला आप जैसे देख रहे हो एफ एस कॉस थीटा. तो थीटा जो एंगल है, अगर ये थीटा एंगल एक्यूट है तो इसका क्या मतलब है? एक्यूट मतलब यस लेस देन 90, 0 से 90 के बीच में आपका. तो यस 0 से लेस देन 90, तो 0 30 45 60 ऐसे करके लेस देन 90 हो तो आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू इस केस में पॉजिटिव आएगी. तो देन वर्क डन इज पॉजिटिव. मीन्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन ये है, और ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच में. तो 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस लेस देन 90 होना चाहिए. तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव. जैसे एग्जांपल देख सकते हो आप, यहाँ से ड्रॉप किया इस बॉल को, इस बच्चे ने इस हाइट से ड्रॉप किया, इस हाइट से ड्रॉप किया और उसने ग्राउंड को हिट किया. तो बॉल नीचे क्यों जा रही है? इसने बस ऐसे रिलीज किया. तो कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर? वेरी गुड, ग्रेविटी. तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन पुल लग रहा है. यानी कि इस केस में आप देख सकते हो कि ये जो बॉल है वो नीचे जा रही है, क्योंकि इस पे लग रहा है दिस इज ग्रेविटेशन फोर्स. तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? वो भी नीचे की तरफ, बॉल भी नीचे की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ. तो यहाँ एंगल क्या होगा? यस, यहाँ एंगल 0 होगा. ओके, और cos 0 क्या होता है? cos 0 1 होता है. अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें और डिस्प्लेसमेंट देखो आप कि इस पोजीशन से इस पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जैसा डायग्राम में h हाइट मान लेते हैं कि h हाइट से रिलीज किया तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो h होगा. तो हियर डिस्प्लेसमेंट इज h, फोर्स कितना लग रहा है? वेट mg. तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0, फोर्स की वैल्यू mg, डिस्प्लेसमेंट h, cos 0 1. तो इस केस में वर्क डन हुआ mgh. वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ? mgh. वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस आया क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है. क्लियर हो गया? तो वर्क डन इज पॉजिटिव. इसका मतलब पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? अगर वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो मोशन को फेवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, मतलब मोशन को वो फेवर कर रहा है. क्लियर? नेक्स्ट, नेगेटिव वर्क डन.
अब नेचर वर्क में सेकंड नेगेटिव वर्क। भाई नेगेटिव वर्क कब होगा? जब आपका ये एंगल थीटा ऑब्ट्यूज होगा, यानी कि इस तरीके से अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स इस तरीके से लग रहा है और ये एंगल यस, तो आपका एंगल मोर देन 90 ऑब्ट्यूज, तो जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, यानी फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहां पर कॉस थीटा नेगेटिव आने से वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव वर्क क्या सिग्निफाई कर रहा है कि यानी कि यहां फोर्स अपोज कर रहा है मोशन को। एग्जाम्पल यस, ये बॉक्स है, इसको हम फोर्स लगा के मूव करा रहे हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये बंदा फोर्स लगा रहा है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो क्या अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग वर्क डन नेगेटिव है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो यही है, तो आप सोचेंगे फोर्स अप्लाइड की तो डायरेक्शन ये, यस फोर्स अप्लाइड के अकॉर्डिंग तो वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर आपका फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क डन क्या है? फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा है, तो यस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव। और एंगल क्या होगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में 180 डिग्री, और cos 180 क्या होता है? -1। cos 180 हमारा -1 होता है, और यहां से क्लियर हो गया कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स यहां पर नेगेटिव है, जबकि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव। तो क्लियर है, हमारा एग्जांपल क्या हो गया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव। इसका मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसका मतलब ये है कि थीटा 180, और उस केस में वर्क डन हमारा नेगेटिव आएगा, यानी वो मोशन को अपोज कर रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन, जीरो वर्क। जीरो वर्क डन मतलब फोर्स अगर जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है, यानी दोनों ही जीरो नहीं है, बट फिर भी वर्क डन जीरो है, ऐसा कैसे? तब हम कहेंगे कि ऐसा तब होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा। भाई फोर्स के जीरो होने से तो चलो जीरो हो गया वर्क डन, क्योंकि जीरो से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से भी वर्क डन जीरो हो गया, लेकिन हम कहें फोर्स भी जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फिर कहें हमने वर्क डन नहीं किया, तो वो इसका मतलब ये कि थीटा 90 डिग्री। कैसे? हमने जो फॉर्मूला पढ़ा एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा 90 रखेंगे, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, इस वजह से वर्क डन जीरो है, जबकि फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्यों घूमता है पता है? कौन सी फोर्स की वजह से घूमता है? न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में कौन सा फोर्स है? यस अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, अनलाइक चार्ज। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उसके वजह से वो घूम रहा है। इसका मतलब अब घूम रहा है तो हम कहते हैं कि वो चीज़ सर्कल में घूम रही है, जो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स यानी टुवर्ड्स सेंटर, जो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मिल रहा है? यस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है, वो है। वैसे ही आपका अभी आगे ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, लेकिन 9th क्लास में आपने स्टडी किया है कि सन के अराउंड प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही प्लेनेट के अराउंड सैटेलाइट घूम रहे हैं। तो जैसा आप एग्जांपल में देख सकते हो, ये हमारा प्लेनेट है अर्थ, और ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो क्यों घूम रहा है? कहाँ से ये फोर्स, कौन ये प्रोवाइड कर रहा है, किस वजह से घूम रहा है? यहाँ पे भी नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कल में घूमने के लिए यहाँ पर जो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स चाहिए वो कहाँ से मिल रही है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस प्लैनेट एंड द सैटेलाइट। तो इस केस में वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स सेंटर, एफ वेक्टर, एफ वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, सेंटीपिटल फोर्स। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, तो आप कह सकते हो यहाँ पे एंगल क्या दिख रहा है आपको? 90 डिग्री। सेंटीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो इस केस में वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर हो गया? तो वर्क डन जीरो, फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बट वर्क डन जीरो, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। सेम आपको ये डायग्राम से क्या आइडिया लग रहा है? पहचान रहे हो? कूली नंबर 1 मूवी याद आ रही होगी आपको। तो यहाँ कूली की बात कर रहे हो, यहाँ पे वर्क डन जीरो कैसे? यहाँ पे वर्क डन जीरो कैसे? अब
कुली ऊपर की तरफ लगेज है तो ऊपर की तरफ अगर फोर्स लगा रहा है लगेज को होल्ड करने के लिए फोर्स लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई अब लगेज ऐसे उसने रिलीज किया तो नीचे ग्रेविटी की वजह से तो लगेज पे ग्रेविटी भी लग रही है, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, कुली ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन उस लगेज को लेकर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि फोर्स अगर ऊपर कुली लगा रहा है अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है तो इस केस में एंगल कितना हुआ 90, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। सेम वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है इस लगेज पे और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में 0। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए 0 वर्क डन के। क्लियर हो गया आपको नेचर ऑफ वर्क डन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है एंगल का कि हमें वर्क डन किस फोर्स की वजह से बोला जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, उस बेसिस पे हम कहेंगे कि वर्क डन का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। यस, नाउ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के बाद हमारा आगे चलता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाले कंसेप्ट पे हम चलते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स यानी हर एक पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लग रहा है और पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो लेट समझते हैं कि कोई पोजीशन है पार्टिकल की, इसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, जेड भी ले सकते हैं, ये जेड, और एक पार्टिकल इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर है और फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे f वेक्टर, और ये जो f वेक्टर वो r के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, यानी डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट फोर्स। पार्टिकल यहाँ से ऐसे जैसे डिस्प्लेस हो रहा है, अब ये पार्टिकल इस पॉइंट पे आ गया, ये P से Q पॉइंट पे आ गया और अब पोजीशन वेक्टर इसका r2 वेक्टर हो गया। तो नाउ P पॉइंट पे r1 वेक्टर, Q पॉइंट पे r2 वेक्टर और डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स वेरिएबल है। तो लेट P पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x1, y1, z1 और Q पॉइंट के x2, y2, z2, ओके। अब क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो इसको हम किस तरीके से लिखें, देखो फोर्स का फॉर्मूला F वेक्टर का फॉर्मूला जो होगा, एक्सप्रेशन जो हम कहें, F वेक्टर का जो एक्सप्रेशन है हम कह सकते भी R के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। अब R जो वेक्टर है, R वेक्टर जैसे हम R1 वेक्टर कहें, चलो R1 वेक्टर कहें तो R1 वेक्टर क्या लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप, वेयर इज R2 वेक्टर x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम कह रहे हैं भाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स वेरिएबल है तो फोर्स के भी कंपोनेंट एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। तो हम कह रहे हैं भाई फोर्स एफ वेक्टर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए वर्क डन क्या होगा, तो वो डी डब्ल्यू क्या होगा आपका एफ डॉट डी आर, कह रहे हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए वर्क डन हमने फाइंड कर लिया, डी डब्ल्यू एफ डॉट डी आर, जैसे एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी आर और फोर्स एफ वेक्टर है तो डी डब्ल्यू एफ डॉट डी आर। तो जो टोटल वर्क डन निकालना पड़े तो वो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्लियर है, तो टोटल वर्क डन यस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, R1 पोजीशन वेक्टर से हम ले गए इसको डिस्प्लेस करके R2 पोजीशन तक, ठीक है, R1 से R2। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लेकिन इसके आगे ज़्यादा यूज होता है एक्स वाई जेड कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। तो हम अगर एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ले तो क्या आएगा, यस डॉट प्रोडक्ट करते हैं कि जैसा भी हमने फॉर्मूला देखा कि जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन R1 पोजीशन वेक्टर से R2 एफ डॉट डी आर कह दिया हमने। नाउ एफ डॉट डी आर क्या, जब हम एफ डॉट डी आर करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता है एक्स एक्स कॉम्पोनेंट प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड, यानी कि एफ एक्स फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट और डी आर डिस्प्लेसमेंट का डी आर के अकॉर्डिंग। जैसे R1 R2 लिखा हमने, वैसे डी आर वेक्टर क्या लिख सकते हैं, डी आर यानी डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप लिख सकते हैं एंड डी जेड के कैप लिख सकते हैं। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप के आगे डी एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स प्लस वाई के साथ एफ वाई डी वाई और प्लस एफ जेड डी जेड, ये हो गया।
तो यानी कि हम जो वर्क डन फाइंड करेंगे इस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट x के अकॉर्डिंग है तो आपकी लिमिट x के अकॉर्डिंग होगी, x1 से x2 एफ एक्स डी एक्स प्लस अब ये y के अकॉर्डिंग y1 से y2 एफ वाई डी वाई प्लस z1 टू z2 एफ जेड डी जेड। इस तरीके से आप स्पेस में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हो वेरिएबल फोर्स के अकॉर्डिंग तो आप ये टोटल वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। मींस अगर सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस का है तो इतना फॉर्मूला, और स्पेस के अकॉर्डिंग ये आप यूज कर सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, तो सीधे सीधे ये सिंपल सा फॉर्मूला एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल पोजीशन अलोंग द एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन एफ एक्स डी एक्स। ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा यूज हो जाते हैं एकेडमी लेवल के अकॉर्डिंग, बट मेन फॉर्मूला आपका ये है एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग। ये तो सिर्फ अलोंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया, क्लियर है। इस पे हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा वर्क डन वाला जो इंटीग्रेट करके आया, इसको जरा ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफिकली ग्राफ प्लॉट करते हैं फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। भाई फोर्स तो वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग तो एक्स के अकॉर्डिंग ले लेते हैं कि फोर्स जो है हमारा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। हम स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं और लेकिन हम डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स एंड पोजीशन के बीच में ग्राफ, और मान लेते हैं कि इन जनरल कि ये एक्स इनिशियल पोजीशन पे कुछ फोर्स F1 है और ये फोर्स इस तरीके से वेरी कर रहा है, और ये एक्स फाइनल पोजीशन पे ये फोर्स कुछ हो गया, ठीक है। इस तरीके से इस पोजीशन पे ये फोर्स है और इस पोजीशन पे ये फोर्स है और ये फोर्स वेरी कर रही है। तो ये जो इस कर्व लाइन के अंदर ये जो एरिया है वो एरिया क्या मेजर करेगा, वो एरिया वर्क डन मेजर करेगा। और वही चीज़ है, हम हमारा इंटीग्रेशन में यही चीज़ होती है कि हम यहाँ से यहाँ तक लिमिट यानी एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ों को आप जोड़ रहे हैं, ऐसे करके जोड़ रहे हो, आप इंटीग्रेट कर रहे हो। एफ जो एक्स का फंक्शन है ये, तो ये जो हमारा एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, दिस मेजर द वर्क डन। इसका मतलब ये होता है जो हमारा ये फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इस ग्राफ में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन अगर डिस्प्लेस किया तो ये जो फोर्स वेरी कर रहा है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ है दैट गिव द वर्क डन। क्लियर? यस, तो हमें क्लियर होगा कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव द वर्क डन। अब एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल आप दिख रहे हैं, आप फोर्स एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं अलोंग द एक्स, मास 2 kg गिवन है, ठीक है। हमें एक्स इनिशियल 0 से 5 मीटर डिस्प्लेस करना है और वर्क डन फाइंड करना है। तो यानी वहाँ वाई और जेड की बात नहीं कर रहे, यानी सिंपल सा फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, फोर्स वेरिएबल एक्स के टर्म में, ठीक है। यस, वैल्यू पुट करना और इंटीग्रेशन करना है। तो यस, पुट करते हैं वैल्यू। एक्स इनिशियल क्या है बच्चों, 0 है, और एक्स फाइनल क्या है बच्चों, 5 मीटर है। एफ एक्स यानी फोर्स पोजीशन एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, दैट इज 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ओके, dx। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन आता है, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन होता है। 7 कॉन्स्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन में तो 0 होता है, इंटीग्रेशन में 7 कॉन्स्टेंट एज इट इज, एक इंटीग्रेशन करने में एक एक्स की पावर और आ जाती है। तो एक्स की पावर कुछ नहीं, मतलब 0 है तो 0 की जगह 1 होगी, उसी पावर से डिवाइड करते हैं, ये रूल होता है। देखो बेसिकली क्या होता है, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन करें तो क्या आता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बस इट इज़ नॉट फॉर -1। ये फॉर्मूला -1 के लिए नहीं है, वो लॉग आ जाता है। तो ये है, तो जब यहाँ पे 7 के साथ कुछ नहीं है तो मतलब एक्स की पावर 0 है ना, एक्स की पावर 0 मीन्स 0 प्लस 1 अपॉन प्लस 1, तो यानी 7x आ गया। देखो 7x कह सकते हैं इसको, माइनस 2 कॉन्स्टेंट टर्म x की पावर यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 2, प्लस 3 कॉन्स्टेंट टर्म x की पावर 2 है तो x की पावर 2 प्लस 1 यानी 3 अपॉन 3, ये हो गया। अब देखो सिंप्लीफाई करके लिख देते और ये लिमिट लगा देते 0 से 5, तो नाउ वर्क डन इज 7
2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर 7x, ये 7x है ना, 7x है आपका, 7x माइनस 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस x की पावर 3 और लिमिट है 0 से 5। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइनल वैल्यू यानी 5 रखेंगे x की जगह, माइनस इनिशियली नहीं 0 रखेंगे और वी गेट द वर्क डन। तो वही करने जा रहे हैं हम, वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू 7, अब x के 5, 7 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस x की पावर 3 यानी 5 की पावर 3 माइनस 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यानी पूरा टर्म 0 हो गया, तो 0 डायरेक्ट लिख देते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू 7 इंटू 5 35, 5 का स्क्वायर 25, 5 की पावर 3 125 एंड व्हाट वी गेट, वर्क डन, ये 10, ये 135 जूल आ गया, 135 जूल का वर्क डन करना पड़ा। तो ये एनसीईआरटी का बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स विद द नेचर ऑफ वर्क डन। तो जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।